नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा में, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से। आज का हमारा पहला किस्सा राजीव गांधी से जुड़ा है। राजीव गांधी को आज ही के दिन अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आज ही के दिन साल 1989 को उन्हें अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस इस्तीफे की वजह बोफोर्स घोटाले को बताया गया था। आइए एक नज़र डालते हैं इस पर। महीने पहले हुए बोफोर्स घोटाले का खुलासा होना, जिसे लेकर विपक्ष ने उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। 24 जून साल 1989 को लोकसभा में बोफोर्स तोप घोटाले पर विपक्ष की तोप खड़ी की गई। उस समय 514 सीटों वाली लोकसभा में विपक्ष के सिर्फ 110 सांसद ही थे। ये घोटाला 1437 करोड़ रुपए के बोफोर्स घोटाले का था, जिससे स्वीडिश कंपनी एबी बोफोर्स से 155 मिलीमीटर की 400 हाविट्ज़ तोपों का सौदा हुआ था। साल 1986 में हुई बोफोर्स डील में भ्रष्टाचार और दलाली का खुलासा साल 1987 में स्वीडिश रेडियो ने किया था। आरोप था कि कंपनी ने सौदे के लिए भारतीय नेताओं और रक्षा मंत्रालय को 60 करोड़ रुपए की घूस दी थी। नवंबर में ही चुनाव हुए। उस समय 5 पार्टियों ने मिलकर नेशनल फ्रंट बनाया, जिसके नेता थे वीपी सिंह। नतीजे आए और कांग्रेस सिर्फ 193 सीटें ही जीत सकी, यानी कि कांग्रेस 193 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। नेशनल फ्रंट को भी बहुमत नहीं मिला। बाद में भाजपा और लेफ्ट पार्टियों ने भी वीपी सिंह को समर्थन दिया और प्रधानमंत्री बनाया। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। आज ही के दिन 32 साल पहले भारतीय राजनीति की एक बड़ी घटना हुई थी। 29 नवंबर साल 1989 को राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 404 सांसदों वाली कांग्रेस पार्टी को साल 1989 को हुए आम चुनाव में महज 193 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था, जिसकी वजह थी कुछ महीने पहले हुए बोफोर्स घोटाले का खुलासा होना, जिसे लेकर विपक्ष ने उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। 24 जून साल 1989 को लोकसभा में बोफोर्स तोप घोटाले पर विपक्ष की तोप खड़ी की गई। उस समय 514 सीटों वाली लोकसभा में विपक्ष के सिर्फ 110 सांसद ही थे। ये घोटाला 1437 करोड़ रुपए के बोफोर्स घोटाले का था, जिससे स्वीडिश कंपनी एबी बोफोर्स से 155 मिलीमीटर की 400 हाविट्ज़ तोपों का सौदा हुआ था। साल 1986 में हुई बोफोर्स डील में भ्रष्टाचार और दलाली का खुलासा साल 1987 में स्वीडिश रेडियो ने किया था। आरोप था कि कंपनी ने सौदे के लिए भारतीय नेताओं और रक्षा मंत्रालय को 60 करोड़ रुपए की घूस दी थी। नवंबर में ही चुनाव हुए। उस समय 5 पार्टियों ने मिलकर नेशनल फ्रंट बनाया, जिसके नेता थे वीपी सिंह। नतीजे आए और कांग्रेस सिर्फ 193 सीटें ही जीत सकी, यानी कि कांग्रेस 193 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। नेशनल फ्रंट को भी बहुमत नहीं मिला। बाद में भाजपा और लेफ्ट पार्टियों ने भी वीपी सिंह को समर्थन दिया और प्रधानमंत्री। बोफोर्स घोटाला एक ऐसा घोटाला था जिसमें तमाम तरह के भ्रष्टाचार की महक आई। इस भ्रष्टाचार की वजह से ही उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से, क्योंकि उन पर 60 करोड़ की घूस का आरोप लगा था।
चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा हुआ है JRD से, यानी कि जहांगीर दादाजी भाई टाटा से, जो कि टाटा इंडस्ट्री के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट है। और उन्होंने वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पहली बार एयरलाइंस की स्थापना की थी। एयरलाइंस का जनक उन्हें माना जाता है। टाटा के जितने भी तमाम तरह के उद्योग हैं उनकी स्थापना का उन्हें जनक माना जाता है। आइए नज़र डालते हैं उनके जीवनी पर। साल 1993 को किडनी संक्रमण के कारण जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा का स्विट्जरलैंड में निधन हो गया था। उनकी मृत्यु पर उनके सम्मान में भारतीय संसद ने अपनी कार्रवाई स्थगित कर दी थी। उनके मरणोपरांत उन्हें उनके जन्म स्थान पेरिस में दफनाया गया। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा उर्फ JRD टाटा के इतिहास पर अगर रोशनी डाली जाए तो वो भारत के जाने माने उद्योगपतियों में से एक थे। आधुनिक भारत की औद्योगिक बुनियाद रखने वाले उद्योगपतियों में उनका नाम सबसे बड़ा है। भारत में इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, वायुयान और अन्य उद्योगों के विकास में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। JRD टाटा ने देश की पहली वाणिज्यिक विमान सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। इस योगदान के लिए JRD टाटा को भारत के नागरिक उड्डयन का पिता भी कहा जाता है। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा का जन्म 29 जुलाई साल 1904 को हुआ था। वो उद्योगपति रतनजी भाई टाटा के पुत्र थे। उनकी मां का नाम सुजैन था, जो कि देश में पहली कार चलाने वाली भारतीय महिला थी। उन्होंने देश की पहली एयरलाइंस की स्थापना का जनक कहा जाता है। वह न केवल शीर्ष उद्योगपति थे बल्कि भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी टाटा के चेयरमैन भी थे। साल 1932 में उन्होंने ही टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी, जो आगे चलकर सरकारी एविएशन कंपनी एयर इंडिया बनी। टाटा समूह में कई उद्योगों का शुरू करने का श्रेय JRD को दिया जाता है, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा मोटर्स, टाइटन इंडस्ट्री, टाटा साल्ट, वोल्टास और एयर इंडिया प्रमुख है। साल 1955 में उन्हें पद्म विभूषण और साल 1992 में भारतीय उद्योग जगत में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया। साल 1983 में उन्हें फ्रांस के सबसे बड़े सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। टाटा समूह को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले और आधुनिक भारत को अपने औद्योगिक कौशल से समृद्ध बनाने वाले JRD टाटा का आज ही के दिन निधन हुआ था। वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई। आज भी अगर उन्हें उद्योग जगत में उनकी काबिलियत को अगर याद किया जाए तो वो एक ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने बेहद ही संघर्ष से अपनी एक अनूठी और एक बड़ा मुकाम हासिल किया। आज ही के दिन साल 1993 को JRD टाटा उद्योग जगत का वो नाम जिसने अपने खुद के दम पर बहुत ज़्यादा ख्याति हासिल की। JRD टाटा, जिनके अगर इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और भारत रत्न जैसे सम्मान से सम्मानित किया। देश नहीं बल्कि विदेशों में भी उनका नाम था। फ्रांस ने भी उन्हें अपने ओनर ऑफ लीज जैसे अवार्ड से सम्मानित किया। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है मशहूर शायर से। आज ही के दिन साल 1913 में उनका जन्म हुआ था। एक ऐसे शायर थे वो जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। अंग्रेजों से लोहा लिया और छात्र आंदोलन की नींव रखी। आइए नजर डालते हैं इनकी जीवनी पर। आज ही के दिन साल 1913 को प्रसिद्ध शायर अली सरदार जाफरी का जन्म हुआ था। उनका जन्म गोंडा जिले के बलरामपुर गांव में हुआ था और वहीं पर हाई स्कूल तक उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अलीगढ़ की मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ पर उनको उस समय के मशहूर और उभरते हुए शायरों की संगति मिली, जिसमें अख्तर हुसैन रायपुरी, सिबते हसन जज़बी, मजाज, जानीसाज अख्तर और ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे शायर शामिल थे। वो दौर था जब उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता के आंदोलन की नींव भी रखी थी और शुरुआत भी हो चुकी थी। इसमें कई नौजवान इस आंदोलन में कूद पड़े। इसी समय वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों के विरुद्ध हड़ताल करने के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया।
अपनी आगे की पढ़ाई को ऐसे समय में भी उन्होंने जारी रखा। उन्होंने एंग्लो अरेबिक कॉलेज दिल्ली से बीए पास किया और बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की। फिर भी वो छात्र आंदोलन में सक्रिय रूप से उन्होंने अपनी भागीदारी देना नहीं छोड़ा। उनका जज्बा कम नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्हें जेल यात्रा का सामना भी करना पड़ा। इसी जेल में उनकी मुलाकात प्रगतिशील लेखक संघ के सज्जाद जहीर से हुई थी और लेनिन और मार्क्स के साहित्य के अध्ययन का अवसर भी उन्हें मिला था। यहीं से उनके चिंतन और मार्गदर्शन को ठोस जमीन मिली। इसी प्रकार अपनी साम्यवादी विचारधारा के कारण वो एक प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े, जहां उन्हें प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर, फैज़ अहमद, फैज़ मुल्कराज आनंद जैसे भारतीय साहित्यकारों और नेरूदा व लुई अरांगा जैसे विदेशी चिंतकों के विचारों को जानने और समझने का अवसर मिला। कई आलिमों की संगत का ये असर हुआ कि सरदार एक ऐसे शायर बने जिनके दिल में महत्कशों के प्रति दुख दर्द बसे हुए थे। सरदार जाफरी ने नए शब्दों और विचारों के साथ कई रचनाएं लिखी। जाफरी की शायरी की भाषा का बड़ा हिस्सा ईरान के उस असर से आज़ाद है। जाफरी ने साल 1938 में अपने साहित्य करियर के साथ मंजिल गंतव्य नामक लघु कहानियों के पहले संग्रह के प्रकाशन के साथ शुरुआत की। उनका पहला कविता संग्रह परवाज उड़ान साल 1944 में प्रकाशित हुआ था। साल 1936 में उन्होंने लखनऊ में प्रगतिशील लेखक आंदोलन के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। उन्होंने अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए अपनी बात की विधान सभाओं की भी अध्यक्षता की। साल 1939 में वो प्रगतिशील लेखक के आंदोलन को समर्पित साहित्यिक पत्रिका नाया अदब के सह संपादक बने, जो साल 1949 तक प्रकाशित होता रहा, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार और उपाधियां भी दी गई, जैसे कि पुरस्कार के रूप में उन्हें पद्मश्री, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। जो राष्ट्रीय उपाधियों के रूप में उन्हें इकबाल सम्मान, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार, रूसी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि प्रदान किए गए। वो कई सामाजिक, राजनैतिक और साहित्य आंदोलन में भी शामिल रह चुके थे। 20 जनवरी साल 1949 को बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई से चेतावनी के बावजूद उन्हें भिवंडी से गिरफ्तार किया गया। प्रगतिशील उर्दू लेखकों के सम्मेलन के आयोजन के 3 महीने बाद उन्हें दोबारा रिफ्रेट किया गया। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई। अपने साहित्य की वजह से और अंग्रेज़ों से लोहा लेने की वजह से वो हमेशा से ही बुलंदियों पे बने रहे और हमेशा से ही लोग। सरदार अली जाफरी, शायर जगत का वो नाम जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई। अंग्रेज़ों की प्रताड़ना के बावजूद भी उन्होंने टस से मस नहीं हुए और इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। कई बार जेल यातना का भी सामना करना पड़ा और कई बार ऐसी भी स्थिति आई जब पूरी तरह से वो टूट चुके थे। उन्होंने प्रेमचंद और तमाम तरह के जितने भी साहित्यकार थे, उनकी विचारधाराओं का उनके जीवन पर बहुत असर पड़ा। रविंद्रनाथ ठाकुर इनमें से एक है। वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी साहित्य और अपनी शायरी के माध्यम से कई बार अंग्रेज़ी सरकार की जो दर्द है और जुल्म है, उन्हें अपनी शायरी के माध्यम से उन्होंने बयां किया है। वक्त हो चला है अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने का। हम बढ़ते हैं, मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।